शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं अगला साल आपके लिए मंगलमय हो, हेल्दी हो और खूब सारा सेव करके आप रिटर्न्स कमाएं अपनी इन्वेस्टमेंट्स पर। आज के स्पेशल शो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगला साल फाइनेंशियल मार्केट के लिए कैसा रह सकता है, किस तरीके के रिटर्न्स बन सकते हैं, क्या गलतियां इन्वेस्टर्स को नहीं करनी है और अगर पोर्टफोलियो बिल्डिंग करनी हो तो किन फंड्स के साथ शुरुआत कर सकते हैं। और इस स्पेशल शो में हमारा साथ देंगे फिनफिक्स रिसर्च की एनालिटिक्स की फाउंडर प्रबलीन बाजपेयी और साथ ही साथ आनंद राठी वेल्थ के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों का ही स्वागत है इस शो में। फिरोज जी, पहले तो नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आपको भी ढेरों शुभकामनाएं दीपाली जी, एंड हर व्यूअर को भी यही मैं कामना करता हूं कि ये नया वर्ष बहुत अच्छा रहे सबके लिए। प्रबलीन, हैप्पी न्यू ईयर आपको भी। थैंक यू सो मच दीपाली, आपको भी और सभी आपके व्यूअर्स एंड इन्वेस्टर्स को विशिंग अ वेरी हैप्पी 2025। अच्छा प्रबलीन, हम थोड़ा सीरियस कॉन्वर्सेशन करें उससे पहले ये बताइए, न्यू ईयर पे कुछ रेजोल्यूशन ले रही हैं क्या आप? बनते तो बहुत सारे हैं दीपाली। आई थिंक हर साल वो थोड़े से गड़बड़ हो जाते हैं बीच में, बट यस आई थिंक डिसिप्लिन, वेदर हेल्थ वाइज एंड वेल्थ वाइज, आई थिंक दैट इज वन प्राइमरी रेजोल्यूशन। इनफैक्ट फिरोज जी, अगर मैं अपनी बात करूं तो स्कूल टाइम में तो डेफिनेटली रेजोल्यूशंस होते थे जो कि डेफिनेटली पूरे नहीं होते थे, बट एज वी ग्रो अप समझ में आया कि रेजोल्यूशन के लिए न्यू ईयर की जरूरत नहीं है, वो आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। आप कोई रेजोल्यूशन ले रहे हैं फिर इस न्यू ईयर पर? मेरा यही रेजोल्यूशन है कि भाई इस साल भी मैं अपनी फिटनेस पे तवज्जो दूं। बोथ मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ को बरकरार रखना एक बहुत बड़ा रेजोल्यूशन है। उसके लिए जो भी दिन के 45 मिनट्स देने पड़ते हैं वो देने हैं। लास्ट ईयर भी ये पूरा हुआ था, अगले 5 साल तक यही रेजोल्यूशन। नथिंग इनोवेटिव बट विद द सेम रिगर। बट ये रेजोल्यूशन सबके लिए होना चाहिए बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ, बाकी सब बाद में आता है। अच्छा प्रबलीन, मार्केट्स पर बात करें, पोर्टफोलियो बिल्डिंग पर बात करें, उससे पहले एक चीज़ आपसे समझना चाहेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी भी है क्योंकि पोस्ट कोविड हमने इन्वेस्टर्स के बिहेवियर में, आम कंज्यूमर के बिहेवियर में काफ़ी चेंजेस देखे हैं। इन्वेस्टमेंट्स को लेकर लोग ज़्यादा जागरूक हुए हैं, अपने लीजर पर खर्च करने को लेकर भी लोगों ने काफ़ी स्पेंड किया है पिछले 3 सालों में, स्पेशली अगर हम देखें। लेकिन अगर एक इन्वेस्टर है तो किस तरीके की प्लानिंग करे कि अपने खर्चे भी पूरे करे, लीजर पर भी, घूमने फिरने पर, अपने लीजर पर भी स्पेंड करे और सेविंग भी कर ले? किस तरीके की मैनेजमेंट करनी चाहिए यूजुअली? जी दीपाली, आपने बिल्कुल ठीक बोला। आई थिंक कोविड ने सबको एहसास दिलाया था कि आपकी सेविंग्स कितनी इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ हमारे लिए कंटिजेंसी फंड्स कितने इंपॉर्टेंट है। और उसी टाइम मेरे ख्याल से उस पीरियड ने बहुत लोगों को इंट्रोड्यूस किया इन्वेस्टिंग की तरफ, एंड स्पेशली इक्विटी मार्केट्स वाया स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स की तरफ। बट अगर हम एक जेनरिक बात करें कि हमें अपनी प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है, तो मेरे ख्याल से सबसे जो इजी और कंफर्टेबल अप्रोच जो इन्वेस्टर्स ले सकते हैं वो होता है कि आप अपनी गोल बेस्ड प्लानिंग करिए। बिकॉज आपके माइंड में जब कोई लक्ष्य होता है तो उसकी तरफ बढ़ना इजी होता है, आपके पास एक टैंजिबल फिगर होता है यूजुअली उस गोल के लिए, और वहां कैसे पहुंचना है उसका रास्ता थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाता है। अगर आपको पता है आज से आपने 2 साल बाद लेट्स से एक फॉरेन ट्रिप लेना है, तो आप एक एसआईपी लगा सकते हैं। थोड़ा लो रिस्क फंड में आप अपने बोनस का कुछ हिस्सा रख सकते हैं ताकि आप उस ट्रैवल का पूरा अपना जो बजट है उसको क्रिएट कर सके। उसी तरीके से दीपाली, अगर लॉन्ग टर्म गोल्स हैं तो मेरे ख्याल से अगेन डिसिप्लिन, लाइक आई सेड, की वेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपने लंबे टाइम के लक्ष्य के लिए मार्केट्स में बने रहें। एंड आई थिंक 2025 शायद थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा इन्वेस्टर्स के लिए, 2024 का सेकंड हाफ जैसे रहा है। तो डिसिप्लिन आई थिंक और थोड़ा सा कमिटमेंट टुवर्ड्स योर इन्वेस्टिंग वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो गोल बेस्ड जाइए आप, बट लॉन्ग टर्म में जब आपने एक कॉल ली है कि हमें इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, तब अब मार्केट्स चाहे ऊपर हो, नीचे हो या साइडवेज जा रही हो, तब आपको बने रहना है। दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। नए साल में आप क्या क्या चीजें हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, एंड आई थिंक दीपाली उसके हिसाब से आप अपने फंड्स डिसाइड करिए, एलोकेशंस डिसाइड करिए। वो एक आसान तरीका होता है टू मूव फॉरवर्ड। बिल्कुल, गोल को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी होता है और स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ेंगे तो सब गोल्स को भी पूरा करेंगे और एक डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट भी आप कर पाएंगे। फिरोज जी, आपका आउटलुक क्या है फॉर 2025? पिछले 3 सालों के रिटर्न्स से होप्स बहुत हाई हो गई हैं इन्वेस्टर्स की, तो किस तरीके के रिटर्न्स 2025 से आ सकते हैं? क्या एक्सपेक्ट करें इन्वेस्टर्स?
और दीपाली जी देखिए 2025 एक मीडियन रिटर्न का साल होगा। मीडियन रिटर्न मतलब वो रिटर्न जो आधा समय निफ्टी ने उससे ज्यादा दिया हो और आधा समय उससे कम दिया हो। 11-12% की निफ्टी पे रिटर्न की उम्मीद करना गलत नहीं होगा, स्पेशली बिकॉज हम 2025 में उस लेवल्स पे जा रहे हैं जो पीक पे नहीं हो। 52 वीक हाई जो कैलेंडर ईयर का था वो ऑलमोस्ट 27 सितंबर 2024 का 16,200 ऑड का था, 26,200 का था। और हम आज 24,000 के नीचे 23,500 और 24,000 के भी इर्द गिर्द घूम रहे हैं गेटिंग इनटू दिस ईयर। मेरे हिसाब से वो प्रीवियस पीक को पार करना मेरे हिसाब से इतना कठिन नहीं होगा 2025 में। सो 11 to 12% निफ्टी रिटर्न की आप जरूर उम्मीद कर सकते हैं इस साल में, क्योंकि हम ट्रेजरी जब मैनेज करते हैं तो 3 बैरोमीटर्स देखते हैं। मीडियम टर्म बैरोमीटर्स में भी 1165 रुपए की निफ्टी की अर्निंग की उम्मीद है हमें इस साल में। उसमें से 518 रुपए पहले 2 तिमाहियों में आ चुका है फ्रॉम अ फाइनेंशियल ईयर पर्सपेक्टिव। तो अर्निंग्स इतनी खराब नहीं है जितना नरेटिव बनाया गया है। 6.9% की ग्रोथ आई है पहले 2 क्वार्टर्स की इस फाइनेंशियल ईयर की, कैलेंडर ईयर की नहीं बात कर रहा हूं मैं। तो 1165 की निफ्टी की ग्रोथ अगर आती है रुपीज में तो 11% की ग्रोथ आएगी। तो मीडियम टर्म इज ओके। इकोनॉमी में 1-2 अड़चने हैं, बाकी सब ठीक है। 7 पैरामीटर हम ट्रैक करते हैं, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी डेटा। उसमें से 1 रेड में है, बाकी 6 ग्रीन में है, 4 डीप ग्रीन में है। फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म स्टैंड पॉइंट, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी लोअर लेवल्स पे है, एफआईआई लॉन्ग शॉर्ट डेटा एक अच्छा प्रेडिक्टर माना गया है एंड उसको बैक टेस्ट भी किया हमने, फ्रंट टेस्ट भी किया है सिमुलेटर्स को यूज करके। सो कमिंग बैक टू द पॉइंटेड क्वेश्चन दीपाली जी, 11-12% की निफ्टी पे रिटर्न, अच्छे फंड मैनेजर्स 2-3% की अल्फा दे दें तो ये मेरा मानना है कि इट विल नॉट बी एन अनफेयर एक्सपेक्टेशन फॉर दिस कैलेंडर ईयर। माना कि इसकी संभावना 90% ही है, देयर इज नो सर्टेनिटी इन द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टिंग, बट अ हाई प्रोबेबिलिटी इवेंट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एल्यूड टू। प्रबलीन, आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं रिटर्न्स के हिसाब से फॉर 2025 और ओवरऑल इन जनरल मार्केट को लेकर क्या व्यू है? किस तरीके से इक्विटी मार्केट्स की परफॉर्मेंस रह सकती है? दीपाली, अगर हम बात करें 2024 जो था वो बहुत ही इवेंटफुल ईयर था ग्लोबली, डोमेस्टिकली। इतने बड़ी सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के इलेक्शन थे। अभी भी थोड़ी सी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, बहुत सारे जियोपॉलिटिकल टेंशंस रहे हैं, इन्फ्लेशन, ग्रोथ एंड इंटरेस्ट रेट्स सबसे ज्यादा बज़वर्ड्स रहे हैं। और ये आई थिंक अभी भी आने वाले समय में थोड़ा सा चर्चा में सब कुछ रहेगा। सो आई थिंक द बिगिनिंग ऑफ 2025 हम एक थोड़े से कॉशियस स्टांस के साथ मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स देखेंगे, बिकॉज लास्ट 3 to 4 months हल्के से रॉकी रहे हैं। और स्पेशली वो इन्वेस्टर्स हैं दीपाली जिन्होंने अब तक कोई बहुत मेजर करेक्शन देखी नहीं थी। जबकि अगर हम वैसे 10% का फॉल देखें तो निफ्टी के लिए मेरे ख्याल से अगर हम पिछले 10 साल का डेटा देखें तो हर करीबन 12 बार निफ्टी का फॉल 10% से ज्यादा रहा इन द लास्ट 10 years। बट बहुत सारे ऐसे नए इन्वेस्टर्स हैं जिनने शायद इस टाइप का भी फॉल नहीं देखा था। तो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम एन अर्निंग्स पॉइंट ऑफ व्यू, एक ओवरऑल जैसे भी फिरोज ने बोला, फ्रॉम एन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू थिंग्स आर ब्रॉडली ओके। थोड़ा सा ग्रोथ में हमने देखा है स्लगिशनेस है, विच शुड बी ओके, जैसे कैपेक्स स्पेंडिंग वापस आती है। एंड मेरे ख्याल से आगे चल के हमारे पास 50 to 75 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट का भी स्कोप है, डिपेंडिंग ऑन यूएस का पॉलिसी स्टांस क्या रहता है वंस उनके जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं वो टेक ओवर करते हैं। सो आई थिंक इनिशियल पार्ट विद बजट बीइंग देयर और जैसे जनवरी में वो टेक ओवर करते हैं उसके बाद थोड़ा सा मेरे ख्याल से कॉशियस स्टांस रहेगा, बट ओवरऑल पॉजिटिव। एंड आई थिंक यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है दीपाली की इन्वेस्टर्स का जो उनको इतने ज्यादा अच्छे रिटर्न देखने की आदत है कि मुझे पता नहीं जो फिरोज ने 10 से 12% बोला है उसमें लोग संतुष्ट होंगे या नहीं। सो आई थिंक मोर प्रॉब्लमैटिक इज गोइंग टू बी द बिहेवियरल, उनकी मैनेजमेंट जो है ना इन्वेस्टर्स की, मेरे ख्याल से उनको उस माइंडसेट को सही करना है कि आप लंबे समय के लिए हैं, बीच में कुछ ना कुछ ऐसे मार्केट पीरियड्स आएंगे जहां पे शायद बहुत सुपर नॉर्मल रिटर्न्स ना देखने को मिले। एंड आई थिंक 2025 विल बी वन ऑफ दोज ईयर्स जहां हम थोड़ा कंसोलिडेशन and I think slightly milder growth overall we'll see in terms of returns. बिल्कुल, इनफैक्ट फिरोज जी से मैं यही पूछने की कोशिश कर रही थी, जो कि उन्होंने बताया भी कि 10 से 12% तक के रिटर्न्स आने चाहिए मार्केट से, लेकिन मेरा पूछने का तात्पर्य यही था कि हमने 100% तक भी ग्रोथ म्यूचुअल फंड्स में आते हुए देखी है, और ऐसे में जब 10-12% की ग्रोथ दिखाई देगी एक साल में तो इन्वेस्टर्स डेफिनेटली डिसअपॉइंट होंगे। तो वही चीज़ मैं आपसे पूछ रही थी फिरोज कि अगर 10-12% के रिटर्न जो कि एक्सपेक्टेड है कि बन सकते हैं, विच इज़ डिसेंट रिटर्न्स अगर हम म्यूचुअल फंड हिस्ट्री को देखें, इन्वेस्टर्स डिसअपॉइंट ना हो, पहली चीज़।
दूसरा ये मार्केट के पर्सपेक्टिव से ही कुछ रिस्क आप देख रहे हैं क्या अगले एक साल में? दीपाली जी, पहला जो प्रश्न है आपका, मेरे हिसाब से इन्वेस्टर्स काफी समझदार हो चुके हैं। ये जो नैरेटिव है कि पोस्ट कोविड इन्होंने कोई गिरावट नहीं देखी, वो गलत है मैथमेटिकली। 2021 अक्टूबर से लेके 2023 अक्टूबर तक निफ्टी 18,000 से लेके 18,000 ही थी। 2 साल तक निफ्टी ने कुछ नहीं किया है, और 2 साल तक एसआईपी के आंकड़े 9,000 से बढ़ के 17,500 तक पहुंच गए थे इस 2 साल के दौरान। तो ये 2 साल में यूक्रेन की वॉर हुई, यूएस के ब्याज दरें बढ़ी, इंडिया की ब्याज दरें बनी, 18,500 तक निफ्टी 4 बार गई, 15,000 प्लस चेंज भी 4 बार दिखाया। तो कोविड के बाद जो इन्वेस्टर आए हैं, इतने भी मार्केट में थोड़े से भी झटके नहीं देखे। ये गलत है मैथमेटिकली। अगर आप पूरी निफ्टी की लेवल्स को एक्सेल शीट पे डालेंगी लास्ट 1500 वर्किंग डेज की, तो आपको लगेगा कि मार्केट में काफी झटके मिले हैं। और ये जो डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग की जो प्रथा चालू हुई है, वो इतनी खोखली नहीं है। ये मेरा पॉइंट 1 है। पॉइंट 2, आई थिंक रिटर्न एक्सपेक्टेशन, जैसे आपने भी कहा दीपाली जी, मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो, रिटर्न जो है वो एक्सटर्नल वेरिएबल है, उसके लिए सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं। रिस्क एक ऐसी चीज है जो आप निर्णय लेते हैं। तो रिटर्न का जो ये है कि एक्सपेक्टेशन ठीक रखें, उस आधार पे रखें कि आपको दूसरी जगह क्या मिल रहा है। एफडी में कितनी रिटर्न मिल रही है? 5%। रियल एस्टेट में आप 10 साल की रिटर्न देख लें, इंडिया के कोई भी रेसिडेंशियल रियल एस्टेट, कोई भी सबसे अच्छी मार्केट हैदराबाद रही है, उसमें भी 8% कंपाउंडेड आया है। गोल्ड में 11% आया है। तो आपकी जो उम्मीदें हैं मार्केट से 20-25% की, वो आती कहां से है, ये मुझे समझ नहीं आता। तो प्लीज क्रिएट एन एक्सपेक्टेशन अकॉर्डिंग टू व्हाट अदर एसेट्स हैव गिवन यू। क्रिप्टो छोड़ दें, क्रिप्टो एक झटका दिखाता है हर 5-7 सालों में, बट उसके अलावा तो बाकी कोई एसेट ने 15-20% की रिटर्न नहीं दी है। तो उम्मीद को कैलिब्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रहा सवाल रिस्क का, मेरे हिसाब से रिस्क गणे हैं। जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इंपॉर्टेंट है, बट आई थिंक रिस्क तो मैं बहुत पॉजिटिवली देखता हूं, क्योंकि हर साल लास्ट 15 साल में हर साल कोई ना कोई रिस्क तो था ही। वो रिस्क की वजह से ही मार्केट रुक के दूसरों को वेट का मौका देती है एंटर करने का। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट देयर इज जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। इसीलिए मार्केट आज 23,500 पे है, 23,700 पे है। चाइना की जो पॉलिसीज थी उसकी वजह से जो इम्पैक्ट हुआ, इंडियन एफआईआईज ने पैसे लार्ज कैप से निकाले। सो two pointed risks, one is geopolitical uncertainty and regulatory policy changes in China. ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क होंगे 2025 के लिए, एंड लार्जली ग्लोबल। डोमेस्टिक रिस्क्स मेंशन करने लायक मेरे हिसाब से इतने नहीं है। अच्छा प्रॉब्लम, थीम्स कौन सी इंपॉर्टेंट रह सकती हैं 2025 के लिए, जो कि प्ले कर सकती है? जैसे कॉशियस मार्केट रह सकता है, ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं, तो डिफेंसिव्स थोड़ा सा अपना रोल प्ले कर सकते हैं क्या, या फिर आपकी सोच क्या कहती है? जी दीपाली, अगर हम मार्केट कैप के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो आई थिंक लास्ट 2 इयर्स में हमने इतने ज्यादा अच्छे रिटर्न्स देखे हैं स्मॉल और मिड कैप में कि काफी पैसा भी उन दोनों तरफ जाता बना है। लास्ट ईयर हमने 40% से ज्यादा का रिटर्न देखा है दोनों में, एंड इस साल भी दोनों में 20% से ज्यादा का रिटर्न मिला है। तो काफी पैसा हमारा आई थिंक मिड कैप और स्मॉल कैप में ऑलरेडी जा रहा है। बट आई थिंक द गुड पार्ट इज कि वहाँ पे जो एसआईपी फ्लोज हैं वो भी ठीक हैं, और अगर इन्वेस्टर्स आपके डाउन टर्न्स में कंटिन्यूड रहते हैं और लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं तो डेफिनेटली कंटिन्यूड रह सकता है। लार्ज कैप्स ब्रॉडली लुक गुड फ्रॉम अ मार्केट कैप परस्पेक्टिव अगर हम रिस्क रिटर्न की बात करें। जहां तक थीम्स का सवाल है, डेफिनेटली मेरे ख्याल से इस साल अगर हम सेक्टर्स की बात करें निफ्टी के ही, तो हमने देखा है एफएमसीजी, मीडिया, ऑफ कोर्स दे हैवंट परफॉर्म्ड। हमने अर्निंग्स काफी ही मीगर देखी हैं इनकी। कंजम्पशन एज अ ग्रोथ स्टोरी इंडिया की अगर हम देखें, कंजम्पशन सो विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ इंक्रीजिंग पर कैपिटा इनकम, तो डेफिनेटली कंजम्पशन एक इंडिया की लॉन्ग टर्म स्टोरी है, बिकॉज इंडिया इज अ डोमेस्टिक ड्रिवन इकोनॉमी, हम एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी नहीं है। तो मेरे ख्याल से वो तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म थीम रहती है, बट शॉर्ट टर्म में प्रॉब्ली सम पेन देयर। एंड उसके अलावा मेरे ख्याल से हेल्थ केयर एंड मैन्युफैक्चरिंग, दीज आर स्टिल गुड थीम्स जो इन्वेस्टर्स देख सकते हैं। प्लस साथ में इतना इनोवेशन हो रहा है इंडिया में हर जगह, सो आईटी लुक्स गुड अगर यूएस के साथ इंडिया का अच्छा एक तालमेल बना डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद। एंड मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा हल्का सा रुख अपना लार्ज कैप टिल्टेड रखना चाहिए। जो मीडियम और स्मॉल कैप में उनको एक्सपोजर्स लेने हैं वो डेफिनेटली थोड़ा सा ट्रांचेस के थ्रू अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट या सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान्स के थ्रू रखें विद अ वेरी लॉन्ग टर्म व्यू।
फिरोज जी, आपके रडार पर कौन सी थीम्स रहेंगे फॉर 2025? और दीपाली जी, काफी सारी थीम्स है, बट इसको मैं एब्रीवेट करके याद रखने के लिए आसान कर दूं। ABC की थीम है, ऑटोमोबाइल, बैंकिंग एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। ये तीन जो थीम्स हैं 2025 में अच्छा करने की उम्मीद है। अच्छा का ये मतलब है, क्योंकि अच्छा एक इंसान के लिए 50% रिटर्न हो सकता है, दूसरे के लिए 20% हो सकता है। अच्छा का मतलब ये है, हमारे हमारे हिसाब से जब हम रिसर्च करते हैं तो देखते हैं कौन सी थीम में निफ्टी को 4 से 5% एक साल में बीट करने की क्षमता है। तो निफ्टी ऑटोमोबाइल, बैंक निफ्टी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की जो इंडेक्स है, ये निफ्टी को 3 से 5% बीट करने की उम्मीद रखते हैं 2025 में। सो ABC, ऑटोमोबाइल, बैंकिंग एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। ओके, तो चलिए, मार्केट की चाल कैसी रहेगी, किस तरीके के रिटर्न एक्सपेक्ट करने चाहिए, कौन सी थीम्स प्ले करेंगी, इस सब पर तो बातचीत हुई। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर बात करेंगे पोर्टफोलियो बिल्डिंग की। जैसे प्रबलीन ने कहा कि शायद लार्ज कैप्स पर थोड़ा फोकस बढ़ाने का टाइम है, तो कितना कॉम्पोजिशन आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप्स, मिड कैप्स या बाकी थीम्स का होना चाहिए, इस पर भी करेंगे बातचीत। साथ ही हमारे दोनों एक्सपर्ट्स के टॉप फंड्स भी आपके लिए लेकर आएंगे, जिन्हें मिलाकर आप पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, चल वापस आते हैं। रिटर्न चाहिए, तो सबसे पहले तो जो भी रिटर्न आएगा वो हमारे दो सेक्टर्स जिन्होंने इस साल कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया वो है IT और हेल्थ केयर। हेल्थ केयर 34% ऊपर है, IT करीब 23% ऊपर है। और ना सिर्फ ऊपर है, इन सेक्टर्स ने जब मार्केट में वॉलेटिलिटी आई तब भी आउट परफॉर्म किया। तो क्या ये अगले साल के लिए एक सॉर्ट ऑफ हिंट दे रहा है कि कहाँ पर आउट परफॉर्मेंस आ सकती है, या ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इस साल आउट परफॉर्म किया तो अगले साल भी आउट परफॉर्म करें? इस बार स्टार्टिंग पॉइंट आपकी वैल्यूएशन रहेगी। प्राइस इज व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज व्हाट यू गेट। देख रहे हैं CNBC आवाज स्पेशल टॉप फंड्स 2025। हमारे साथ है प्रबलीन बाजपेयी और फिरोज अजीज, और अब बात करेंगे पोर्टफोलियो बिल्डिंग की। तो प्रबलीन, आपसे पूछना चाहेंगे, पहले आपने कहा, एम्फसाइज किया आपने पर्टिकुलरली कि अब लार्ज कैप्स पर थोड़ा सा फोकस बढ़ाना चाहिए। तो अगर कोई पोर्टफोलियो क्रिएट करे इस नए साल पर, तो कॉम्पोजिशन किस तरीके का रखे, कितना परसेंटेज एलोकेशन किस कैटेगरी में रखे? जी दीपाली जी, जो ये मैंने बात की है, ये ज्यादातर जैसे आपके प्रोग्राम से हम आते हैं जब, तो व्यूअर्स की क्वेरीज होती हैं और जगह जब देखते हैं, तो हम देखते हैं कि अब इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियोज में कई बार 4 से 5 स्मॉल कैप फंड्स ऐड होने लग गए हैं, और ऐसे ही मिड कैप्स में भी एडिशंस बहुत हो रही हैं, और लार्ज कैप्स कई बार होता भी नहीं है। सो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं थोड़ी सी चेजिंग ऑफ रिटर्न्स होती है इन्वेस्टर्स के द्वारा, और शायद उसी चीज को थोड़ा सा बदलने का समय है। ऐसा नहीं है कि आप मिड कैप और स्मॉल कैप में ना डालिए, पर मेरे ख्याल से जो पुराने रिटर्न एक्सपेक्टेशंस, मतलब जो रिटर्न्स रहे हैं, उसको देख के आप आगे की अपनी एक्सपेक्टेशंस को मत सेट करिए। आपके पास 6 to 7 years का होराइजन है, तो ही आप इन की तरफ रुक करिए और अपना एक्सपोजर लीजिए, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप SIP के थ्रू अपना पैसा डालिए। बट आई थिंक ओवरऑल इस टाइम पे लार्ज कैप्स थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर लगते हैं। अगर हम देखें तो उन्होंने 2023 को भी बीट नहीं किया है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स, सो वहां पे वो बेटर प्लेस्ड हैं। एंड आई थिंक एक पोर्टफोलियो अगर अभी किसी को क्रिएट करना हो तो थोड़ा सा ज्यादा एलोकेशन आप मान लीजिए, आपका मिनिमम 50% जो है वो तो कोर होना ही चाहिए, तो आप लार्ज कैप्स के द्वारा बनाइए, एंड देन द अदर एलोकेशंस कैन बी टुवर्ड्स आपके मिड कैप्स, और जो आपके दूसरे मिक्स्ड फंड्स होते हैं, जैसे आप मल्टी कैप देखते हैं, फ्लेक्सी कैप देखते हैं। और अगर हमें प्योरली लार्ज, मिड और स्मॉल में ही डिवाइड करना हो, देन आई वुड से रफली 60% इन द लार्ज कैप एंड somewhere between आप 25 to 30% and 10 to 15% आप स्मॉल कैप। बट जो आपका मिड और स्मॉल कैप का एलोकेशन है वो लंबे समय का होना चाहिए दीपाली, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर हम 2016 से देखें 2019 तक, तो लोगों ने पुराने रिटर्न्स देख के निवेश किया था मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में, और उस टाइम पे जो रिटर्न्स निकल के आए थे वो माइनस में थे, -3 years के बाद भी। तो अगर इस टाइम पे बहुत पैसा एक साथ लगाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि वो डिसअपॉइंट होए। आप ऐसी अप्रोच लेके चलिए जहां पे आपका पेशेंस आपके पास है, उतना इन्वेस्टमेंट होराइजन, एंड देन आई थिंक आप डेफिनेटली मिड और स्मॉल में भी एलोकेशंस ले सकते हैं, बट प्राइमरीली थोड़ा सा लार्ज कैप टिल्टेड रखिए पोर्टफोलियो। ओके, इनफैक्ट फिरोज जी, जो प्रबलीन ने पॉइंट मेंशन किया, हमने योर मनी में इतने सारी क्वेरीज लेते हैं, हमने देखा है जिस तरीके के रिटर्न्स मिड कैप स्मॉल कैप्स में बने हैं, इन्वेस्टर्स ने ओवरलैपिंग की है अपने पोर्टफोलियो में, मिड कैप स्मॉल कैप का कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा रखा है। क्या ये समय है उस कॉम्पोजिशन को चेंज करने का, नए पोर्टफोलियो बिल्डिंग के हिसाब से भी, और जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियोज हैं, क्या वहाँ भी थोड़ा सा रीशफल करने की ज़रूरत है परसेंटेज कॉम्पोजिशन को लेकर?
दीपाली बिल्कुल सही फरमाया। जो मिड कैप स्मॉल कैप में डाला है वो सडनली 70-80% पे भी गया है। बट अगर हम पूरे देश की बात करें ना दीपाली जी, जो ये आंकड़ा मैं देखता हूँ, ये शॉकिंग आंकड़ा है। इंडिया के पास 900 लाख करोड़ की हाउस होल्ड सेविंग्स है, मतलब इंडिविजुअल्स के पास, कॉर्पोरेट छोड़ दीजिए। हाउस होल्ड सेविंग्स इंडिया की 900 लाख करोड़ में से सिर्फ 7 लाख करोड़ डायरेक्ट इक्विटी स्मॉल कैप और म्यूचुअल फंड के माध्यम से स्मॉल कैप से आए। 1% से भी कम है। इंडिया की हाउस होल्ड सेविंग्स का 1% इंडिया के स्मॉल कैप में डालना मेरे हिसाब से अनिवार्य है। तो ये जो है कि बहुत स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, थोड़े लोग हैं जो उनकी एसेट एलोकेशन को गड़बड़ा के पूरे पैसे पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पे स्मॉल कैप में डाल रहे हैं। तो पहला, टू आंसर योर पॉइंटेड क्वेश्चन, आपको ये देखना है कि आपकी टोटल एसेट कितनी है। सिर्फ म्यूचुअल फंड ना देखें। अगर आपके पास 100 रुपए कुल मिला के, हर चीज को मिला के हो, अपने घर को छोड़ के जिसमें रहते हैं, तो उसमें से आपको पहले ये देखना है कि इक्विटी में कितना जाएगा। अगर इक्विटी में 60% नहीं है, ज्यादातर इंडिया के हाउस होल्ड्स में 60% इक्विटी नहीं है। 80% रियल एस्टेट मिल जाएगा, 50% का गोल्ड का पोर्टफोलियो मिल जाएगा, 60% का ओवरऑल एसेट पे इक्विटी पोर्टफोलियो नहीं मिलता है। तो पोर्टफोलियो बिल्ड करने की अगर बात हो रही है 2025 में, ये प्रण लें कि 50% एटलीस्ट मैं इक्विटी में रखूंगा, मेरे ओवरऑल वेल्थ का, पीपीएफ ईपीएफ सब जोड़ जोड़ा के। और उस इक्विटी के हिस्से में से अगर आप 15% से 20% भी स्मॉल कैप में रखते हैं, उस इक्विटी के हिस्से में से, गलत नहीं होगा। क्योंकि इंडिया में 2500 स्टॉकों में से 2000 स्टॉक को तो हमने माइक्रो कैप करार दिया है। सिर्फ 500 कंपनियों के भीतर ही लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कवर हो जाता है। बाकी 1900 जो ट्रेडेड कंपनियां एनएससी पे, उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रो कैप कहते हैं। तो स्मॉल कैप इतना स्मॉल भी नहीं है जितना लोग सोचते हैं। बिल्कुल। तो ये समय है अपने पोर्टफोलियो को रीलुक करने का, और लार्ज कैप्स की तरफ डेफिनेटली यहाँ से फोकस बढ़ना चाहिए। लेकिन चलिए अब बात करेंगे कि किन फंड्स के साथ एक नया पोर्टफोलियो आप क्रिएट कर सकते हैं। प्रबलीन से शुरुआत करते हैं। तो प्रबलीन बताइए, पहले 2 फंड्स आपने कौन से पिक किए हैं, और कितना परसेंटेज एलोकेशन इन फंड्स में कर सकते हैं इन्वेस्टर्स? जी, ओवरऑल मेरे 2 पैसिव फंड्स की चॉइस है, 3 एक्टिव फंड्स हैं दीपाली। सबसे पहला है निफ्टी की इक्वल वेट स्ट्रेटजी। ये एक पैसिव फंड है जो हमें लार्ज कैप्स पे एक्सपोजर देता है, और इसमें हम हर जो लार्जेस्ट 50 कंपनीज है उसमें 2% का एक्सपोजर लेते हैं, क्योंकि हमारा कोर बनाता है। और ये लार्ज कैप फंड है थ्रू अ पैसिव स्ट्रेटजी। इसमें आपका ज्यादा पैसा रह सकता है, क्योंकि मैं एक और फंड जोड़ूंगी तो इसमें आप करीबन अपना एक मेजर चंक, मतलब आप अगर 100 रुपए मान लीजिए पूरा इक्विटी में लगा रहे हैं, तो उसमें से आप 40 रुपए इसमें आराम से डायरेक्टली डाल सकते हैं। ओके। और दूसरा है फिर निफ्टी का मिड कैप 150। अगेन मिड कैप इंडेक्स ने बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, तो यहाँ पे वर्ड ऑफ कॉशन अगेन कि आप प्लीज एसआईपी के द्वारा ही इन्वेस्ट करिए, या फिर एक एसटीपी के द्वारा इन्वेस्ट करिए। एंड इसमें आपका टाइम होराइजन का जो है वो करीबन 7 इयर्स तक का डेफिनेटली होना चाहिए। और ये एक सिंपल स्ट्रैटेजी है टू टेक एक्सपोजर टू द मिड कैप स्टॉक्स जो इंडिया में है, नेक्स्ट 150 बेसिकली, जो हमारे हैं 101 से लेके 250 स्टॉक्स तक। ओके। फिरोज जी, आपकी टॉप 2 फंड चॉइसेस पहले कौन सी रहेंगी? मेरे हिसाब से आईसीआईसीआई की डिविडेंड यील्ड फंड रहेगी, और एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप। ये 2 स्कीम्स जो बुनियाद बनाएंगे अपने पोर्टफोलियो की, ये 2 स्कीम्स रहेंगी फ्रॉम द फर्स्ट टू फॉर 2025। ये दोनों ही एक्टिव स्कीम्स हैं। एक्टिव स्कीम्स मेरे हिसाब से अच्छी होती हैं, क्योंकि और उसमें 3-4% का निफ्टी पे अल्फा मिलने की उम्मीद है। ये पहली 2 स्कीमें होंगी जिसमें लार्ज कैप का काफी अच्छा झुकाव है। जैसे पब्लिक मैडम कह रही थी कि लार्ज कैप में झुकाव होना चाहिए। these two actually put a reasonable portion in the large cap. ओके। प्रबलीन, आपकी रिमेनिंग 3 चॉइसेस? इसके बाद है दीपाली मेरा आईसीआईसीआई इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड्स। ये एक लार्ज कैप टिल्टेड थीमेटिक फंड है। ये थोड़े से जो बीटन डाउन स्टॉक्स हैं उनमें एक्सपोजर लेता है। जैसे इस टाइम पे हमने देखा है कि प्राइवेट बैंक्स हैवंट डन दैट वेल, तो बैंकिंग की तरफ, ऑटो की तरफ इनका अधिक एक्सपोजर है। और क्योंकि जब हम पैसिव इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो उसके अपने कुछ नेगेटिव्स होते हैं, वहां पे वैल्यू को उतना नहीं तवज्जो दिया जाता है। सो आई थिंक ये एक लार्ज कैप एलोकेशन का रुख करते हुए अच्छा फंड है जो ऐड किया जा सकता है। उसके बाद अगर निवेशक का ऐसा पोर्टफोलियो है जहां पे कोई मीडियम टर्म भी उनका होराइजन का गोल है,
तो वहां पे एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एसबीआई द्वारा वो ले सकते हैं। अगेन प्राइमरीली लार्ज कैप टिल्टेड है, ये डेट एंड इक्विटी में शफल करता है और ये अपना इस टाइम पे जो ब्रॉडर इक्विटी एक्सपोजर है वो 30 to 35% की रेंज में इनका चल रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक डेट फंड दीपाली फ्रॉम अ टैक्टिकल कॉल पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखते हैं, वैसे तो काफी ज्यादा जो हम देख रहे हैं रेट कट को ऑलरेडी फैक्टर इन कर लिया गया है, बट मेरे ख्याल से अभी भी थोड़ा सा पोटेंशियल है वहां पे। अगर निवेशक के पास है 2.5 से 3 साल का पेशेंस, वो रख सकते हैं एक डेट फंड में। तो और एक टैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोर का हिस्सा नहीं होगा, तो बंधन का लॉन्ग ड्यूरेशन फंड देख सकते हैं जिसकी जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो 7 साल से अधिक रहती है। और अगर यहाँ रेट कट्स होते हैं तो कुछ यहाँ पे उनको बेनिफिट मिल सकता है, अदरवाइज यील्ड्स भी अच्छी हैं और अगर होल्ड टू मैच्योरिटी करते हैं तो भी उतना बुरा नहीं रहेगा। सो एक डेट फंड। ओके फिरोज जी, आपकी रिमेनिंग 3 चॉइसेस। तीसरा होगा मल्टी कैप कैटेगरी, उसमें होगा क्वांट एक्टिव फंड। इसकी पास्ट परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही है बट फिर भी इसकी फ्यूचर पोटेंशियल हमारे हिसाब से अच्छी है और फंड सिक्लिकल होते हैं। सो क्वांट एक्टिव फंड एक मल्टी कैप कैटेगरी का। फिर उसके बाद आता है मिड कैप कैटेगरी का कोटक इमर्जिंग इक्विटीज मिड कैप फंड। इसमें पंकज टिब्रेवाल फंड मैनेजर थे, उसके जाने के बाद हमने इसको फिर भी होल्ड और बाई की रिकमेंडेशन रखी क्योंकि नीलेश सर खुद ही इसको पोर्टफोलियो को थोड़ा ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं बिकॉज इट वाज अ फ्लैगशिप स्कीम और वो कंटिन्यू करता है हमारी मॉडल पोर्टफोलियो में। रहा सवाल लास्ट स्मॉल कैप कैटेगरी में, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड जो चिराग सेतलवाड साहब मैनेज करते हैं। ये 3 स्कीम्स विल बी द लास्ट 3 एंड ये 5 अलग कैटेगरीज की हैं, तो दे गिव यू अ डिफरेंट फ्लेवर, डिफरेंट एसेट मैनेजमेंट कंपनीज एंड स्टाइल्स एज वेल। ओके तो चलिए, आपको टॉप 5 फंड चॉइसेस हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स के थ्रू मिली हैं और ये टॉप 5 फंड्स आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, नोट कर लीजिए। और ये नया पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन के हिसाब से चॉइसेस आपको बताई गई हैं। बाकी आपको आइडिया भी दिया गया है कि किस तरीके का मार्केट रह सकता है, किस तरीके के रिटर्न्स एक्सपेक्ट करने चाहिए और किस तरीके से पोर्टफोलियो प्लानिंग आपको करनी है। इसी नोट पर थैंक यू प्रबलीन एंड फिरोज जी, आप दोनों का ही शो में आने के लिए एज यूजुअल और हमारे व्यूअर्स को हेल्प करने के लिए पोर्टफोलियो बिल्डअप के लिए। और एक बार फिर से आप दोनों को ही हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच। तो चलिए, इसी के साथ इस स्पेशल शो में तो इतना ही। टॉप फंड्स 2025 को यहीं समेटेंगे। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से हमारे सभी व्यूअर्स को हैप्पी न्यू ईयर। लेट अस से कि आप कर रहे हैं 10,000 की एसआईपी 20 साल के लिए। लार्ज कैप की बात करें, देखिए लार्ज कैप में बहुत से फंड फिर भी हम कहेंगे कि 1 साल की परफॉर्मेंस भी देखें तो भी कम से कम 15% से ऊपर के रिटर्न तो बहुत सारे फंड के दिए ही। काफी फंड के रिटर्न यहाँ पर 25% तक भी रहे 1 साल में। तो और पिछले हम अगर 3 साल की 5 साल की बात करें तो यहाँ भी आपका करीब 15-20% का CAGR हमें कई फंड्स में देखने को मिला। तो इसमें निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड काफी अच्छा रहा, HDFC टॉप 200 फंड, ये सब पुराने फंड्स हैं जो काफी समय से वेल एस्टेब्लिश्ड हैं। और JM लार्ज कैप फंड, DSP टॉप 100 इक्विटी फंड, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, इन्वेस्को लार्ज कैप फंड और कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड, ये कुछ नाम है जो कि जिन्होंने 1 साल 3 साल 5 साल हर समय पर कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है। जब इक्विटी में निवेश करते हैं, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, अगर इक्विटी है तो उसका नेचर है कि वहां पर उतार चढ़ाव की संभावना बनी रहेगी। लेकिन एज पर स्टैंडर्ड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड रेगुलेटर की तरफ से जो गाइडलाइन है, जो टॉप 100 कंपनीज हैं, लिस्टेड कंपनीज जो हैं इंडिया में, उनमें जो टॉप 100 कंपनीज हैं एज पर